हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद है कि आप लोग 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला को देख चुके होंगे। प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल चुकी है। पार्ट 1 में देखा होगा आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे। फिर उसके बाद आप लोगों ने 25 से 50 क्वेश्चंस को देखा होगा जो कि पार्ट 2 में है। अब हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा है गाइस, एक वादा किया है कि आपका एग्ज़ाम के पहले हम लोग कहीं ना कहीं फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस और बायो के 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। ओके गाइस, ताकि हमारा जो प्रश्न बने वो इसी में से बने और हूबहू हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस यहाँ से आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो गाइस, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं 50 से लेके 75 क्वेश्चंस, यानी कि फिर आज हम लोगों की श्रृंखला चलेगी, वो भी 25 क्वेश्चंस के साथ। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हम लोगों के जो ये सब आप क्वेश्चंस जो आज नए ज्वाइन कर रहे होंगे, सेशन को नया सब्सक्राइब कर रहे होंगे, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि वहाँ पे 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला जा चुकी है। पार्ट 1 पार्ट 2 में फिजिक्स के रिवीजन बैच में, जो कि रिवीजन बैच आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइज, आप लगातार देख रहे होंगे कि आपके सामने लगातार एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस रखे गए हैं। यहाँ से इतना ही नहीं, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जा रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार यही कहूँगी कि यहाँ पे पीआरटी या फिर 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के सभी के प्रश्न का एक सम्मिलित संगठन हम लोगों ने यहाँ पे कराना स्टार्ट किया है। तो गाइस, सेशन में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और एक बार वीडियो न समझ में आए तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। दोबारा देखिए, कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क दिए जा रहे हैं, केवल और केवल आपका एग्ज़ाम, आपकी एक सीट निर्धारित करने के लिए 30-30 मिनट, ज़्यादा नहीं, 30 से 25 मिनट का ही समय ले रहे हैं। और आपको 25 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चंस आपके 1 मिनट में हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो गाइज़, हम लोगों ने 50वां क्वेश्चंस जो सॉल्व किया प्रीवियस डे को, आज हम उसी के आगे की श्रृंखला को लेके चलने वाले हैं। बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं और कितना आपका सही आ रहा है मार्क्स। ओके, तो आप लास्ट में इसका मूल्यांकन करके हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कमेंट। चलिए, आज हम देखते हैं 51 नंबर के क्वेश्चंस पे। अपना पहला क्वेश्चंस गाइस, सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि रुचि मैम की मेहनत काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को विज़िट करिएगा एक बार तो, और अपने भाई मित्र बंधुओं तक पहुंचाइएगा ताकि उनका भी क्लियर हो। और ख़ास कर एक बात और ध्यान से समझिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना बात किए। 51 क्वेश्चन देखिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के कारण है, किसके कारण होता है, कार्बन धूल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर धूल कण के कारण, या जलवाष्प के कारण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम वायुमंडल के प्रकाश का प्रसार का बता रहे हैं तो ये वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, तो वायुमंडल में आपके धूल कण पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा धूल कण। ठीक है, यहाँ से बी फॉर बॉम्बे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चंस, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, 53 नंबर के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वात में वेग कई बार पूछा गया है कि निर्वात में वेग होता कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम निर्वात की बात करते हैं तो इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए कमेंट में करके बताइएगा, सेंटीमीटर में दिया होता तो कितने सेंटीमीटर होता। तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, किस पे आधारित है? न्यूटन के फर्स्ट नियम पे, न्यूटन के सेकंड नियम पे, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो पहली बात तो केपलर का फर्स्ट नियम आपको पता होना चाहिए। केपलर ने फर्स्ट नियम कहा है कि सूर्य बीच में अगर होता है तो स्थिर होता है, उसके चारों ओर जो उपग्रह होती है, जो ग्रह होती है, वो क्या करती है? चक्कर लगाती है। केपलर का पहला नियम। और दूसरा नियम वो कहते हैं केपलर साहब, दूसरा नियम कहते हैं कि जो उसका परिक्रमण काल है उसका स्क्वायर उनके बीच के दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है, उनका दूसरा नियम कहता है। तो ये जो केपलर का द्वितीय नियम है, ध्यान दीजिएगा, वो किस पे आधारित होता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण पे आधारित होता है। तो ठीक है, यहाँ से आंसर कर लीजिएगा सी फॉर चेन्नई, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मैंने आपसे 3-4 बार कहा है, सदिश को कुछ नहीं करना है, बस आपको शादी से रिलेट कर लेना है। और शादी का मतलब होता है कि लड़की एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, यानी विस्थापन हुआ उसका, यानी ये सदिश राशि है। यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। वेग की बात करेंगे तो शादी में बैग मिलता है, वो भी भर भर के मिलता है, यानी वो भी सदिश राशि है। यह दोनों नहीं होगा तो आपका हो जाएगा स्पीड, यानी गति, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सदिश और अदिश में अंतर क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। सदिश की अगर हम बात करते हैं, गाइस ध्यान से समझिएगा, सदिश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होता है, परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। अगर अदिश की बात करेंगे तो उसमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण होता है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये कैसे? आप एक एग्जांपल से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम 50 न्यूटन रखते हैं और 50 न्यूटन ईस्ट रखते हैं, ठीक है, 50 न्यूटन रखे, 50 न्यूटन ईस्ट रखे, और यहाँ पे एक 50 वैल्यू रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम 50 की बात करते हैं तो ये वाला 50 केवल और केवल एक आंकिक वैल्यू है और कुछ नहीं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे आप किसी को 50 रुपये दिए तो एक आंकिक वैल्यू है। लेकिन अगर 50 न्यूटन कहते हैं कि किसी पे फोर्स लगाना है और आपको 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है, इसमें इसका साथ ही साथ क्या है? परिमाण है। अगर हम कहते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स पूर्व दिशा में लगाना है, यानी ईस्ट की ओर लगाना है, तो यहाँ पे परिमाण के साथ साथ क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके साथ डायरेक्शन भी है। यानी कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस सबको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे, ताकि आपको वहाँ से जो है कि पीडीएफ क्वेश्चंस के मिल जाए। ओके, चलिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कई सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, अगर आप देखा जाए तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। अगर हमने कहा ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, लेकिन क्या करते हैं? कभी भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो गई। अगर हो गई क्लियर तो यहाँ पे वोल्टाइक सेल हो जाएगा, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चंस, आज हम लोग 75 क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग 100 क्वेश्चंस के बहुत ही करीब हैं। गाइज याद रखिएगा कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए ही आपको प्रश्न पत्र में दिए जा रहे हैं, ताकि आपको टायर 1, टायर 2 या टायर 3 जो लीक हो गई थी पेपर, उसके लिए आपको खोजना ना पड़े, सारा प्रश्न का आंसर यहीं पे मिल जाए और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ मिल जाए। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैम को बहुत पैसा मिल रहा है इससे, बस इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके,
चलिए, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेट का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोरेट का प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, पेट्रोल और वायु का मिश्रण होता है कार्बोरेट। ठीक है, पेट्रोल और वायु का मिश्रण होता है, ईंधन में पहुंचाने का कार्य करता है। और ये किसके द्वारा होता है इसका प्रयोग? तो पेट्रोल इंजन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? कौन सी क्रिया ऐसी होती है जिसके द्वारा चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे? याद रखिएगा, पहले आपको पता होना चाहिए चुंबक की प्रॉपर्टी। जब आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आप कह सकते हैं कि आराम से वो बता सकते हैं। देखिए, अगर चुंबक ये आपके सामने है, अगर इसको आपको कट भी बीच में से, मान लीजिए आप कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिए, तो नया अगर फिर से कट करके बना तो भी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। यानी पहला ये नहीं हो पाएगा, ये पहला फॉलो करता है नियम, तो ये नहीं हो पाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एकदम सही बात है, आपने ऑप्टिकल फाइबर पे देखा है विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये भी आपका नहीं हो पाएगा। एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, हाँ यहाँ पे ये नहीं मानता, एक कभी भी सीधे तार पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो यहाँ नहीं कि सी फॉर चेन्नई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 का आंसर दीजिएगा। लेंज का नियम किस संरक्षण पे आधारित है? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। देखिए, ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। मेनली अगर हम जानेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। ये दो मेन एनर्जी होते हैं। तो लेंज का जो नियम होता है वो आधारित होता है ऊर्जा के संरक्षण पे। ठीक है, ऊर्जा के नियम पे आधारित होता है। तो यहाँ से 59 नंबर के क्वेश्चंस को आप लोग देख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। गाइज़, आप लोग जो भी क्वेश्चंस को देखते हैं, जो मैं होमवर्क दी रहती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट नहीं कर रहे हैं। एक शिकायत है आपसे, देख तो आप लोग बहुत अच्छे से रहे हैं लेकिन उसको कमेंट करिए, क्योंकि आप पूरा सेशन को देख रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है या फिर आपकी कोई डिमांड है, मुझे मोटिवेशन ही नहीं चाहिए, मुझे ये भी चाहिए कि आपको जो नहीं भी आ रहा है आप वहाँ पर उसको बता दीजिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कौन सी चीज़ें ऊष्मा की अधिक कुचालक कह रही हैं? और कुचालक का मतलब, अगर चालक के बारे में आप जान रहे हैं, देखिए चालक का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे कंडक्टिविटी शो होती है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो कुछ 3 प्रकार के चालक होते हैं। पहला कुचालक पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुचालक हो जाएगा, दूसरा कुचालक हो जाएगा और तीसरा अर्धचालक। जिसमें कंडक्टिविटी बिल्कुल ही ना फ्लो करे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उसे हम कुचालक कहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, उसे फ्रीली मूव करते हैं, उसे सुचालक कहते हैं। और जिसमें कुछ ही मात्रा में, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कुछ ही मात्रा में जाते हैं, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक कुचालक कौन सा है, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है वो है हमारा शीशा, यानी बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चलिए, सभी को अगर फॉर्मूला याद होगा तो सभी लोग आंसर कर लेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे क्षेत्रफल। ये होता है गुणे क्षेत्रफल। तो इसका हो क्या जाएगा, अगर विद्युत धारा की हम बात करें तो इसका एम्पियर होता है, अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो मीटर स्क्वायर होता है। बताइए, ऐसा आंसर आपको कहीं देखने को मिल रहा है? यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। सी फॉर चेन्नई यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज़, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। गाइज़, अगर थोड़ी सी भी वॉइस में प्रॉब्लम होती है तो भी आप बताइएगा, और आप हेडफोन का यूज़ करिए ताकि आराम से आपको मेरी वॉइस सुनाई दे। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक है, क्या क्या दिया है, ओम सेकंड दिया है, ओम पर सेकंड दिया है, सेकंड पर ओम दिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरकत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है हेनरी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यानी कि ई फॉर एलिफेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष कॉस्मिक किरणें हैं। अब आपके बाद में समझना चाहिए आपको कि कॉस्मिक किरणें होती क्या हैं। कॉस्मिक वो किरणें होती हैं जो आवेशित होती हैं। ठीक है,
तो लीजिए, मैंने तो आंसर ही आपको बता दिया। तो आवेशित किरणों को ही हम कॉस्मिक किरणें कहते हैं, तो यानी ए फॉर अमेरिका। अनावेशित उसे कहते हैं जिसमें कि आवेश का प्रवाह ना हो पाए, उसे हम अनावेशित कहते हैं। ठीक है, चलिए 64वें नंबर के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। 64वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, बैगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सभी जितनी भी किरणें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एक्स किरणें, एक्स रे होती है आपका, या फिर गामा रे होती है, या फिर आप कहते हैं कि दृश्य पराबैंगनी किरणें जो भी होती हैं, पराबैंगनी किरणें, ये सभी किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। लेकिन इसमें कौन सी किरणें ऐसी होती हैं जो विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं होती हैं? तो ये आपका बीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल में भी मैंने बता दिया है। चलिए 65वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 65वां नंबर कहता है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर सामान्य रहता है? तो ध्यान दीजिएगा कि पहली बात आपको पता होना चाहिए कि चालकता डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर मतलब ताप। यदि चालकता का मान बढ़ता है तो ताप का मान बढ़ेगा, यदि चालकता का मान घटेगा तो ताप का मान घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अर्धचालक के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, लगातार अगर वो बढ़ रहा है गर्म करने पे तो ये भी बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए ए आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए 66वें नंबर के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। गाइस सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करते रहिएगा। ठीक है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई सभी लोग बताएंगे। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो डेसिबल होती है, और ये भी डिसाइड होती है कि कितने डेसिबल तक हमें बात करनी होती है, या फिर अगर हमारा डेसिबल कुछ लाउड होता है तो वो कितने डेसिबल तक लाउड होता है। और जब फुसफुसाने की 10 से 30 की अगर डेसिबल की बात की जाए तो वहाँ पे फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। ये भी ध्वनि पे ही डिपेंड करता है। चलिए आइए देखते हैं, डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बने होते हैं? प्रतिचुंबकीय से, अनुचुंबकीय से, लौह चुंबकीय से? बताएंगे इसमें से। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है। तो चुंबक के विपरीत दिशा में अगर कार्य करता है, अगर चुंबक कोई भी चुंबक हो और उसके अपोजिट दिशा में काम करता है तो उसे हम प्रतिचुंबक कहते हैं। अगर चुंबक उसी की दिशा में काम करता है तो उसे हम अनुचुंबक कहते हैं। और डोमेन की बात पूछी जाए तो यह होता है आपका, क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे तो लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, 67 क्वेश्चंस हम लोग ने देख लिया। 68 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए एक बार आप लोग लगाइएगा, इससे पहले लगाइएगा। अगर हम बात करते हैं कि कितनी होती है, अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, अगर हम इसको अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये इसका चार्ज होगा पर सेकंड। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कॉपी में लिखते रहिएगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 61 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला कितने पे है? तो 0 डिग्री पे बोला है, वो भी कितना? 332। तो हमें कुछ नहीं करना है, 35 की बात कर रहा है तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है 35 इंटू 0.61। ठीक है, या फिर तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्स कितना निकल के आया, आप कैलकुलेट करिएगा इसको। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेट करके आता है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है अभी,
तो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। तो 21.00 आता है अप्रॉक्स। तो हमें पूछा कितने पे है, 332 मीटर पे, तो हमें 21 को ऐड कर देना है, हमारा निकल के आ जाएगा 353, यानी कि बी फॉर बॉम्बे यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करने के लिए हम v1 इज इक्वल टू रूट में t1 और v2 इज इक्वल टू रूट में t2 करके कर सकते हैं, परंतु वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए आप इजी वे में इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुणधर्म है अपवर्तनांक, आयतन, द्रव्यमान। गहन गुणधर्म क्या होता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर न रहना ही कहा जाता है गहन गुणधर्म। यानी अगर हम टाइम मास पर डिपेंड नहीं रहते हैं तो उसी को हम गहन गुणधर्म कहते हैं। और म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, यह किस पे डिपेंड करता है, ये म्यू क्या है आपका अपवर्तनांक है। तो ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 क्वेश्चंस को देखते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चंस क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कम घर्षण उत्पन्न करता है। घर्षण बल क्या होता है, मान लीजिए कि ये सरफेस है, सरफेस में आपने एक ब्लॉक रखा और ब्लॉक को आप इस तरफ क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, यानी आपने लगाया यहाँ से फोर्स, लेकिन फोर्स के बीच में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बीच में देखिएगा, हम इमेज के माध्यम से भी जितना हो पा रहा है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया और इधर इस बल का जो विरोध कर रहा है उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा लोडेनिक घर्षण बल, इसे रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं उसमें भी सबसे कम किसका घर्षण बल यूज होता है, तो रोलिंग, क्योंकि आप जान रहे हैं किसी भी, अगर यहाँ पे मैं इमेज आपको बताऊँ तो किसी भी चीज़ को अगर ये मान लीजिए रोल करके हम लुढ़काते हुए लेके जाते हैं तो उसमें सबसे कम सरफेस पे टच होगा और वहाँ पे घर्षण बल सबसे कम होगा। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए ये देखते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है, वस्तु की स्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में कहीं ना कहीं अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण को दो प्रकार से बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसमें 6 प्रकार के इमेज बनते हैं, जिसमें कि आपको कुछ इमेज छोटे दिखाई देंगे, कुछ बड़े दिखाई देंगे, कुछ वास्तविक होंगे और कुछ आभासी भी देखेंगे। तो हर तरीके की इमेज आपके अवतल दर्पण में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो अवतल दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण है इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस बिंदु है, यहाँ पे पोल है। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब अगर हमें वास्तविक बनाना है, उल्टा भी बनाना है और साथ ही साथ वस्तु के आकार के समान बनाना है, तो उसे हमें कहाँ रखना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ताकि ये यहीं पे बनेगा, यहीं पे इसकी इमेज बनेगी और नीचे बनेगी, वस्तु के आकार के बराबर बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु के समान बनेगी। ठीक है, वास्तविक बनेगी। और जितनी भी इमेज दर्पण के इस तरफ बनती है वह दर्पण में क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं, और जितना दर्पण के पीछे बनता है वो क्या होता है, वो आभासीय होता है। ध्यान रखिएगा, तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे वह आकार के समान होता है। जब भी बात कर दे गाइस कि कब प्रतिबिंब समान आकार का होगा या फिर कब समान होता है, तो तुरंत वक्रता केंद्र पे जाइएगा, वक्रता केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 क्वेश्चंस, आई होप कि आपको अच्छे से हमारी बातें समझ में आ रही है। एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही मेहनत से हम समझा रहे हैं आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ा गया है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को आप एक एक बार करके जाइएगा, देखिएगा। और जो स्टूडेंट ने यूपीपी या सीटेट के एग्ज़ाम्स को भर रखा है, 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी शाम तक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके गाइस, फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये प्रकाश ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी हम लोगों ने पीछे जो ही एक्सप्लेनेशन को समझा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन देखेंगे। गाइस देखिए, केवल और केवल 25 से 26 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया विथ न्यूमेरिकल। ओके, विद्युत धारा का घनत्व होता है, तो ये क्या होता है, घनत्व की बात कर रहे हैं तो यह हमेशा सदिश होता है।
सदिश यानी डेंस होता है। मैंने शादी से कहा था ना, किसी भी चीज़ को क्या होता है, इलाका वहाँ पे घना होता है, शादियों में ज़्यादा लोग आते हैं यानी कि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका सदिश राशि हो जाएगा। सदिश राशि का मतलब है कि जहाँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन साथ में हो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए 74 मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर याद रखिएगा लो वोल्टेज को जो है कि क्या करता है, अप एंड डाउन करता है, लो को हाई, हाई से लो, ये कार्य आपका क्या करता है ट्रांसफार्मर। लेकिन जो एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है वो होता है आपके जनित्र के माध्यम से। जनित्र क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ओके गाइस, चलिए 75 क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको होमवर्क नहीं दिया है, क्योंकि आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके कमेंट नहीं आया था अभी तक, तो इसीलिए मैंने किसी क्वेश्चंस को आज होमवर्क में नहीं छोड़ा आपके लिए। गाइस ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता है आप बोलिएगा, और साथ ही साथ अगर मैम की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो सेशन को लोगों तक पहुंचाइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पहले रामबाण औषधि के रूप में कार्य करते हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो तरल बिजली के कुचालक की बात करता है तो सबसे पहले नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, बिजली का कुचालक की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी अम्लीय चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वह हमारी कुचालक, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, अम्लीय में जैसे कि अगर हम बात करते हैं नींबू का रस अम्लीय होता है, नमकीन पानी अम्लीय होता है, संतरे का रस अम्लीय होता है, या फिर उपयुक्त, यहाँ पे ऑप्शन आप पूरी तरीके से देखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर तो यहाँ पे देखिए जितने भी अम्लीय होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, यानी कि सुचालक होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अम्लीय जितने भी होंगे वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। और यहाँ पे पूछा है कि कुचालक हैं, देखिए क्वेश्चंस में मैं ही अभी देखी नहीं तो क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाता, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितना भी बोला कुचालक है तो ये सभी के सभी सुचालक हो जाएंगे, यानी नींबू के रस हो जाएंगे, नमकीन का पानी, संतरे का रस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज आज का सेशन ये रहा, हमारे 75 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।